श्रोताओं नमस्कार, मैं आशीष चतुर्वेदी आप सभी श्रोताओं का स्वागत करता हूं। श्रोताओं, हम स्वास्थ्य से संबंधित विभिन्न विषयों पर आपको नई नई जानकारी देते हैं, सलाह देते हैं अपने एक्सपर्ट्स के द्वारा। और आज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर आज हम बात करने जा रहे हैं। ये विषय बच्चों के स्वास्थ्य से जुड़ा है। मौसम बदल रहा है और बच्चे हैं, कभी वो खेलते हैं, कभी धूल में रहते हैं, स्कूल जाते हैं, तरह तरह के इन्फेक्शंस होने का उनको भय बना रहता है। और बच्चों को कौन रोकता है? रोकना भी नहीं चाहिए, चंचल होते हैं, पर कहीं ना कहीं वो कभी कभी बीमारी भी ले आते हैं। आज हम बात करेंगे बच्चों में होने वाले पेट संबंधी समस्याओं की, और इस विषय पर जो हमारे विशेषज्ञ हैं स्टूडियो में हमारे साथ हैं डॉक्टर अरुण कुमार तिवारी साहब, जो लोकबंधु राजनारायण संयुक्त जिला चिकित्सालय में वरिष्ठ परामर्शदाता हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने विषय सुना कि बच्चों में पेट की जो समस्याएं हैं, तो कौन कौन सी सामान्य समस्याएं आपको अपने पेशेंट्स में दिखाई देती हैं? देखिए, जहाँ तक छोटे बच्चों में पेट संबंधी समस्याएं हैं, तो वैसे तो ये वाकई में विषय बहुत विस्तृत है, लेकिन संक्षेप में हम आपको इस तरह से कह सकते हैं कि जो पेट संबंधी समस्याएं हैं, इनको 4 ग्रुप में हम विभाजित कर सकते हैं। पहली समस्या जो है, और ये लक्षणों के आधार पर ही क्लासिफिकेशन है, एक तो वो हैं समस्याएं जिसमें बच्चे को वॉमिटिंग होती है, यानी कि उसे बमन या क्या होती है। दूसरी वो समस्याएं हैं जिसमें डायरिया और डिहाइड्रेशन है, यानी कि दस्त होते हैं बच्चे को। और तीसरी जो समस्या है वो है पेट दर्द की, जो कि अपने आप में बहुत ही कॉमन है, बहुत ही आम समस्या है। और तीसरी जो समस्या है वो है छोटे बच्चों में कब्ज, जिसे हम कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। तो इन चारों बिंदुओं पर चर्चा की जा सकती है। जी डॉक्टर साहब, जैसे आपने बताया कि वाकई ये बहुत बड़ा विषय है और 4 कैटेगरी तो आपने बताई थी। सबसे पहले जो हम जानना चाहेंगे, डायरिया एक बड़ी गंभीर बीमारी हो जाती है अगर उसको समय पर ट्रीट नहीं किया गया, तो वो कैसे फैलती है, उसका लक्षण क्या है? हाँ, तो देखिए, जहाँ तक डायरिया का प्रश्न है, तो पहले तो हम ये समझेंगे कि डायरिया जो वास्तव में किसी भी विकासशील देश के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। और जहाँ तक बच्चों का प्रश्न है, तो विकासशील देशों में जो प्री स्कूल बच्चे हैं और जो स्कूल गोइंग बच्चे भी हैं, उन दोनों में डायरिया एक बड़ी समस्या है। और इस डायरिया को मेजर किलर डिजीज कहा जाता है, यानी कि इससे बच्चों में मृत्यु दर बहुत अधिक है। इसलिए डायरिया को सही समय पर पहचानना, समझना, जानना और उसका उचित उपचार करना आवश्यक है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर संक्षेप में ये बताना चाहेंगे कि डायरिया का अर्थ क्या है। तो वैज्ञानिक भाषा में डायरिया का अर्थ ये है कि जब किसी बच्चे को लूज मोशन, यानी कि पतले दस्त शुरू हों, और जिसकी फ्रिक्वेंसी 1 वर्ष से बड़े बच्चे में 24 घंटे में 3 से 4 बार पतले दस्त उसको हो रहे हैं, तो वो डायरिया की परिभाषा में आएगा। लेकिन वहीं पर अगर मान लीजिए ये नवजात शिशु है या शिशु है, 1 महीने का बच्चा है, तो फिर उसमें 7 से 10 बार भी अगर वो 24 घंटे में मोशन करता है, तो उसको हम लोग नॉर्मल मानते हैं। तो ये तो है डायरिया की परिभाषा। तो डायरिया की परिभाषा में 2 चीजें महत्वपूर्ण हैं कि एक तो उसमें जो स्टूल है उसकी कंसिस्टेंसी लिक्विड हो जाती है, यानी वो वाटरी हो जाता है, पानी जैसा हो जाता है। और दूसरी उसकी परिभाषा में ये महत्वपूर्ण बिंदु है कि उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, यानी कि 24 घंटे में कितने बार वो स्टूल पास कर रहा है, वो बढ़ जाएगा। तो ये डायरिया की मौलिक परिभाषा है। अब इस डायरिया में यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि डायरिया 2 तरह का होता है। एक जिसको हम लोग बोलते हैं एक्यूट डायरिया, और दूसरा होता है क्रोनिक डायरिया। तो एक्यूट डायरिया की परिभाषा तो यही है कि जब बच्चे को अचानक डायरिया प्रारंभ हो जाए तो वो एक्यूट डायरिया माना जाएगा। क्रोनिक डायरिया की परिभाषा ये है कि जब बच्चे को 2 हफ्ते तक या उससे ज्यादा लगातार डायरिया बना रहता है, तो वो डायरिया क्रोनिक डायरिया होता है। डायरिया में महत्वपूर्ण बात ये है कि डायरिया से जो वाटर लॉस होता है, 2 चीजें होती हैं। एक तो पानी का लॉस होता है और दूसरा उससे इलेक्ट्रोलाइट लॉस होता है। इलेक्ट्रोलाइट्स का मतलब है सोडियम,
पोटेशियम और बाइकार्बोनेट आयन उसका लॉस होता है, तो वो इलेक्ट्रोलाइट लॉस जो है और पानी की कमी, ये डिहाइड्रेशन है, यानी कि बच्चे का निर्जलीकरण हो जाता है। और यही निर्जलीकरण डायरिया में सबसे महत्वपूर्ण जटिलता पैदा करता है और यही बच्चे के लिए सबसे घातक होता है। डायरिया के कई कारण हैं और उसमें जो कारण हैं उनके आधार पर ही हम डायरिया को आगे विभाजित करते हैं। जैसे सबसे पहले एक्यूट डायरिया में आता है कि आखिर इसका कारण क्या है। सबसे पहला कारण जो होता है वो होता है वायरल डायरिया, यानी कि विषाणु हैं वही जो है इसके जनक हैं, विषाणु की वजह से डायरिया हो रहा है, तो वो हमारा वायरल डायरिया है। फिर अगर ये बैक्टीरिया जनित है तो हम उसको बैक्टीरियल डायरिया बोलेंगे। अगर वो पैरासाइट से हो रहा है, प्रोटोजुआ से हो रहा है, तो वो प्रोटोजुअल या पैरासिटिक डिजीज कहलाती है या पैरासिटिक डायरिया कहलाता है। इसी तरह से फंगस भी डायरिया का कारण बन सकता है, तो वो फंगल डायरिया होता है। तो ये इन्फेक्टिव डायरिया के पार्ट है। लेकिन कभी कभी बच्चों में नॉन इन्फेक्टिव डायरिया भी होता है। जैसे बच्चों में कुछ विशेष चीजें अगर वो खा लेते हैं तो उनको ऑस्मोटिक डायरिया हो सकता है या सेक्रेटरी डायरिया हो सकता है। ये इन्फेक्शन की वजह से नहीं है, बल्कि उसकी जो मैकेनिज्म है वो अलग है। सबसे पहले ये बताएंगे कि हम लोग अपने समुदाय में या अपने देश में किस तरह का डायरिया ज्यादा कॉमन। तो सबसे पहले वायरल डायरिया की बात करते हैं। वायरल डायरिया सबसे प्रमुख है और ये माना जाता है कि 40% तक जो केस डायरिया के देखे जाते हैं उनमें कारण वायरल डायरिया होता है। और इस वायरल डायरिया में सबसे महत्वपूर्ण जो उसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है, यानी जिस विषाणु से ये डायरिया छोटे बच्चों में देखा जाता है और विशेष रूप से 1 साल से छोटे बच्चों में, तो उसको हम लोग रोटा वायरस कहते हैं। तो रोटा वायरस डायरिया सबसे कॉमन वायरल डायरिया है। वायरल डायरिया की खास बात ये होती है कि इसमें डायरिया के साथ वॉमिटिंग एक इसकी इंपॉर्टेंट लक्षण है। तो डायरिया के साथ उल्टी भी होती है, बच्चे को बुखार भी आ सकता है और डायरिया इतना सीवियर हो सकता है कि उसमें सीवियर डिहाइड्रेशन तक हो सकता है। तो ये आपका रोटा वायरस की वजह से होता है। इसी तरह से अन्य वायरसेस भी हैं, कैल्सी वायरसेस हैं, एडिनो वायरसेस हैं, वो भी डायरिया कर सकते हैं। वायरल डायरिया में खास बात यह है कि वायरल डायरिया में कभी भी जो स्टूल पास करेगा बच्चा, उसमें कभी ब्लड नहीं आता है। जब हम बैक्टीरियल डायरिया की बात करते हैं तो बैक्टीरिया ऑर्गेनिज्म है और वो जो बैक्टीरिया होते हैं वो अलग तरीके के होते हैं। सबसे कॉमन उसमें इकोलाई होता है, साल्मोनेला होता है, सिगेला होता है ना, और कैंपाइलोबैक्टर जेजुनाई होता है। इस तरह की जो बैक्टीरिया हैं, घातक बैक्टीरिया, वो डायरिया करते हैं। और जब ये डायरिया होता है तो बैक्टीरियल डायरिया, यूजुअली बैक्टीरियल डायरिया में स्टूल के अंदर खून आ जाता है और उसमें म्यूकस आ जाता है। तो जब खून और म्यूकस आ जाता है डायरिया में, तो उसी को हम लोग फिर डिसेंट्री बोलते हैं। तो डिसेंट्री और डायरिया में यही फर्क है कि डायरिया में जो है वो स्टूल के अंदर ब्लड नहीं आता है, लेकिन डिसेंट्री में ब्लड और म्यूकस आता है स्टूल के अंदर। तो ऐसे हम लोग डिफरेंशिएट कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने बताया कि डिहाइड्रेशन सीवियर हो जाता है और यहीं से कॉम्प्लिकेशन काफी शुरू हो जाते हैं। तो कैसे पता लगाएं जो हमारे पेरेंट्स हैं कि डिहाइड्रेशन हो गया, कुछ त्वचा या कुछ ऐसा रंग बदल गया? तो देखिए, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि हमें जो है डायरिया में डिहाइड्रेशन को से बचाव भी करना है और डिहाइड्रेशन को पहचानना भी है। क्योंकि जब हम डिहाइड्रेशन को पहचान पाएंगे तो उसी तरीके से हम उसका समुचित उपचार भी कर पाएंगे। डायरिया के केस में डिहाइड्रेशन की जो पहचान है वो सबसे पहले देखिए, डिहाइड्रेशन में माइल्ड हो सकता है, डिहाइड्रेशन मॉडरेट हो सकता है, बहुत सीवियर डिहाइड्रेशन हो सकता है। तो शुरुआती दौर में जब डायरिया प्रारंभ होता है और पानी की कमी होती है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस शुरू होता है, तो सबसे पहले तो ये है कि बच्चे की मुंह की जो झिल्ली है वो ड्राई हो जाएगी, उसकी ओंठ और जीभ ये ड्राई हो जाएंगी, सूख जाएंगी। और एक हम लोग देखते हैं स्किन टर्गर, यानी कि उसको खाल उठा करके अगर देखेंगे तो नॉर्मली तो ये होती है कि जैसे ही आप स्किन को पिंच करते हैं और छोड़ते हैं तो वो तुरंत वापस चली जाती है। लेकिन जब डिहाइड्रेशन होता है तो स्किन कुछ देर तक के लिए खड़ी रहती है। इसको हम कहते हैं कि स्किन का टर्गर या स्किन की इलास्टिसिटी कम हो गई है। और ये बच्चा जो डिहाइड्रेशन से सफर कर रहा होगा तो उसमें पानी की कमी की वजह से इन बच्चों को प्यास ज्यादा लगेगी। तो बच्चे को अगर प्यास ज्यादा लगती है ना, उसकी जीभ और मुंह सूखने लगता है, तो फिर ये डिहाइड्रेशन की साइन है। अब जब ये डिहाइड्रेशन ज्यादा बढ़ जाएगा
तो मालूम पड़ा कि उसकी आंखें गड्ढे में घुस गई। अच्छा। और जो छोटे बच्चों में एंटीरियर फोंटेनली होती है सिर के ऊपर, अच्छा। वो यानी उसको तालू बोलते हैं, हाँ। वो तालू दब जाता है और स्किन की जो टर्गर अभी हमने आपको बताई थी वो भी लॉस हो जाती है, तो स्किन खड़ी रहती है अगर हम उसको पिंच कर दें। और इसके साथ में सीवियर डिहाइड्रेशन में बच्चा बहुत ज्यादा इरिटेबल हो सकता है या फिर बच्चा सुस्त पड़ जाएगा। और अगर वो अनट्रीटेड रहता है यानी उसका सही उपचार समय पर नहीं मिल पाता है तो फिर ये बच्चा शॉक में चला जाएगा। शॉक का मतलब ये हुआ कि उसका जो है सर्कुलेशन यानी उसका जो रक्त संचार है कम हो जाता है। अच्छा। हाँ, और यही जो रक्त संचार जब कम होता है तो गुर्दे से फिल्ट्रेशन रुक जाता है, गुर्दा काम करना बंद कर देता है। यही सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेशन होता है डिहाइड्रेशन में। तो डॉक्टर साहब, जैसा आपने बताया कि गुर्दा काम करना बंद कर देता है, तो यूरिन भी इसमें कुछ? हाँ, तो उसमें यूरिन की पहचान यही है कि अगर शुरुआती दौर में जब डिहाइड्रेशन कम होगा तो यूरिन का आउटपुट कम हो जाएगा। हाँ, कम हो जाएगा। और जब सीवियर डिहाइड्रेशन में चला गया तो स्थिति एक ये आ सकती है कि पेशाब का बनना ही रुक जाएगा। तो ये क्या एक जो समस्या लंबे समय तक भी हो सकती है कि पानी फिर से उसने पिया? हाँ, देखिए WHO ने इस पर बहुत अनुसंधान किया है और उन्होंने जो है जहां तक उपचार की बात है तो डिहाइड्रेशन को ट्रीटमेंट किया जा सकता है। अच्छा। और इस संदर्भ में हम आपको ये बताना चाहेंगे कि WHO ने 3 कैटेगरी में इलाज को बांटा है। एक प्लान ए मैनेजमेंट है, एक बी है और एक सी है। तो अगर माइल्ड डिहाइड्रेशन है या मॉडरेट डिहाइड्रेशन है या माइल्ड डिहाइड्रेशन है जिसमें कि डिहाइड्रेशन ज्यादा नहीं है, तो जैसे ही डायरिया शुरू हो तो उसमें सबसे पहले ये करना चाहिए कि बच्चे को लिक्विड डाइट बढ़ा देनी चाहिए। अच्छा। पानी की मात्रा बढ़ा दीजिए। घर में आप शिकंजी बना के पिला सकते हैं, कोकोनट का पानी जो है वो उसको दे सकते हैं, है ना, नींबू की शिकंजी पिला सकते हैं। इस तरीके से पानी की मात्रा अगर आप बढ़ा देते हैं और अगर वो छोटा शिशु है तो माँ निश्चित रूप से अपना स्तनपान उसको कराती रहे और बल्कि स्तनपान की फ्रिक्वेंसी को बढ़ा देना चाहिए। तो उससे जो माइल्ड डिहाइड्रेशन है वो कवर हो जाता है। लेकिन अगर वो मॉडरेट डिहाइड्रेशन है, अभी हमने जैसा बताया, और सीवियर डिहाइड्रेशन में बच्चा चला जाता है तो उस समय फिर हमें ORS शुरू करना ही पड़ता है। अच्छा। जब ORS की हम बात करते हैं तो ये 2 तरह का होता है। ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन, अगर मान लीजिए बच्चा घर में है और ग्रामीण अंचल का है और वहां पर जो है दवा की तुरंत सुविधा नहीं है, अस्पताल पास में नहीं है, डॉक्टर उपलब्ध नहीं है, तो ये सलाह WHO ने दी है कि घर पर केवल नमक और चीनी का घोल बना लिया जाए। अच्छा। और वो नमक चीनी का जो घोल है वो उस बच्चे के लिए जीवन रक्षक होगा। शिकंजी। यस। हाँ। हम यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि WHO ने खुद ये कहा है कि जो ORS है, ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन, ये 21वीं सदी की विज्ञान की सबसे बड़ी खोज है। अच्छा। इसने जितने डायरिया से मृत्यु को बचाया है उतना किसी दवा ने नहीं बचाया। तो ये जो ORS है वो साधारण तरीके से घर पर बनाया जा सकता है। उसके लिए हम सभी श्रोताओं को एक चीज बताना चाह रहे हैं कि आप जो है ORS को कैसे बना सकते हैं। तो इसके लिए अगर आपको सबसे पहले 1 लीटर पानी लेना है, इस 1 लीटर पानी को पहले उबाल लीजिएगा, यानी कि उसको विसंक्रमित कर लीजिएगा, ठीक है, जिससे उसमें संक्रमण ना रहे। और पानी को उबालने के बाद में उसको ठंडा कर लीजिएगा। उस 1 लीटर पानी में करीब 8 चम्मच जो घर में चीनी उपलब्ध है उस चीनी को उसमें घोल दीजिएगा। 8 चम्मच घोलनी है और उसमें 2 चम्मच आप नमक डाल दीजिएगा। तो 2 चम्मच नमक और 8 चम्मच चीनी और 1 लीटर पानी। ये तो एक तरीका है। एक दूसरा साधारण तरीका और इसी से निकाला गया है कि आप अगर 1 गिलास ORS बनाना चाहते हैं, जिसका यूजुअली जो अमाउंट है वो 200 ml होती है, लेकिन उसको भी विसंक्रमित करना है, पानी को उबाल के ठंडा करना है। उस 1 गिलास पानी में आप जो है 1 मुट्ठी चीनी डालें और उसमें 1 चुटकी नमक डाल दें, तो ये आपका 1 गिलास ORS तैयार हो जाएगा। वो उस ORS को जब आप बच्चे को पिलाएंगे तो जो भी इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है वो दूर हो जाएगा और पानी की कमी दूर हो जाएगी। इसलिए ये जीवन रक्षक घोल है। सबसे अच्छा ये है कि अगर WHO रिकमेंडेड ORS जो कि हर जगह पर उपलब्ध है, हमारे जितने भी स्वास्थ्य केंद्र हैं, चाहे वो PSC हो, CSC हो, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो, सभी पर ORS निःशुल्क उपलब्ध है। तो वो ORS खासतौर से गर्मी के सीजन में जब डायरिया के एपिसोड बढ़ रहे हैं तो सबको ORS रखना चाहिए। और वो ORS 1 लीटर पानी के लिए ये ध्यान रखा जाए। तो 1 लीटर पानी का ORS का घोल बना करके और बच्चे को तुरंत पिलाना शुरू कर दें तो
तो उससे डिहाइड्रेशन से बच जाएगा, जटिलताओं से बच जाएगा और निश्चित रूप से वो डायरिया ठीक हो जाएगा। डॉक्टर साहब, ओआरएस की ही बात हम लोग कर रहे हैं और ओआरएस वाकई एक रामबाण है, लाखों करोड़ों जिंदगियों को इसने बचाया है। अब जैसा कि आपने बताया कि घर पर बन सकता है, ओआरएस पाउडर में भी आता है, पर अब रेडीमेड और टेस्टी तरह के ओआरएस आने लगे। इस पर आपका क्या कहना है? उस पर ये है कि देखिए, ये कॉमर्शियलाइजेशन का युग है, तो उस दृष्टि से जो है, जो ड्रग कंपनियां हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनियां हैं, उन्होंने इस तरह के ओआरएस को बनाया है। हालांकि उसकी जो संरचना है और उसकी जो कंपोजिशन है, उसको उन्होंने WHO के ओआरएस के बराबर ही रखा है। लेकिन हम लोग हमेशा ये सलाह देते हैं कि आम जन के लिए, चूंकि उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि वो कंपनी बना रही है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है और उसको जिस तरह से पैकेजिंग की जा रही है उसकी कॉस्ट है, तो वो कॉस्टली प्रोडक्ट बन जाता है। इसलिए वो आम जनमानस के लिए हम लोग उसको रिकमेंड नहीं करते हैं। और दूसरी चीज ये है कि जो ओआरएस रखा हुआ है उसकी तुलना में जो फ्रेशली बनाया जाता है, जो ताजा ओआरएस बनाया जाता है, वो ज्यादा उपयोगी, उसमें कंटेमिनेशन के चांस कम होते हैं। जी डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने बताया कि ओआरएस एक जीवन रक्षक घोल है, जूस भी देने लगते हैं, तो ये कितना सही है? नहीं, जूस की जगह पर हमेशा जब भी डायरिया का मैनेजमेंट की बात आती है तो हमेशा हम पोषण पर ध्यान देते हैं। अच्छा। तो ओआरएस के साथ साथ में हम उसके पोषक तत्वों को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। यानी कि उसका मतलब ये है कि अगर मान लीजिए छोटा बच्चा है जिसको माँ स्तनपान करा रही है, तो उसको स्तनपान कराते रहना चाहिए। अच्छा। उसको दूध नहीं रोका जाना चाहिए, माँ का दूध बिल्कुल नहीं रोका जाना चाहिए। और इसके साथ में अगर वो बड़ा बच्चा है और अगर वो खाना खा पी रहा है, तो उसको हम इस तरह का भोजन देंगे जिसको हम बोलते हैं कैलोरी डेंस, यानी कि कैलोरी की मात्रा ज्यादा हो। इसीलिए हम लोग साधारण रूप से ये रिकमेंड करते हैं, अगर वो बच्चा खाने वाली एज है, 1 साल से बड़ा है, तो फिर उस बच्चे को हम मूंग की दाल की खिचड़ी, दही और केला, अच्छा, ये खाए, ये पोषक तत्वों से भरपूर है, तो वो हमें डाइट उपलब्ध करानी चाहिए। डॉक्टर साहब, आजकल माताएं बहनें बोतल से भी दूध पिलाती हैं। हाँ, तो आपने बहुत समसामयिक सवाल पूछा और इस मामले में देखिए बिल्कुल स्पष्ट विज्ञान की मान्यता है कि बोतल जो है वो मेजर किलर है। अच्छा। बच्चों का मेजर किलर इसको बोला गया है। इसका मतलब ये हुआ कि बोतल जो है बहुत ही खतरनाक चीज है। एक्चुअल में इस पे काफी वैज्ञानिक अनुसंधान हुए हैं, शोध हुए हैं, और उन शोध से ये पता चला है कि बोतल की अंदर वाली जो सतह है, हाँ, उस पर बैक्टीरिया कॉलोनाइज कर जाता है। अच्छा। और वो इतने रेजिस्टेंट और खतरनाक बैक्टीरिया होते हैं कि उनको उबालने पर भी नष्ट नहीं किया जा सकता। इसलिए बोतल से दूध पिलाना बच्चे को इन्फेक्शन देने के बराबर है। इसलिए सभी वैज्ञानिक एकमत हैं और हम लोग सभी लोगों से ये अपील करेंगे, माताओं से अपील करेंगे कि वो किसी भी कीमत पर बच्चे को बोतल से दूध ना पिलाएं। बोतल अपने आप में संक्रमण का कारण है, घर है। हाँ, संक्रमण का कारण है। इसलिए बोतल को बिल्कुल छोड़ देना चाहिए, बिल्कुल बाहर फेंक देना जितना चाहिए। उबालें, हाँ, पर वो कितना भी आप उबालें, लेकिन उसको जो है विसंक्रमित नहीं किया जा सकता। और दूसरी एक चीज और है कि माँ अगर स्तनपान कराती है, अगर हम उसकी तुलना करें स्तनपान से, तो स्तनपान करते समय बच्चा जो है, जो दूध पीता है, तो उसको ताकत लगानी पड़ती है, ताकत लगानी पड़ती है। लेकिन जब बच्चा जो है बोतल से और आर्टिफिशियल निपिल से दूध पीता है, तो उसके छेद से वो पानी की तरह से निकलता है। अच्छा। उसमें कोई ताकत बच्चे को नहीं लगानी पड़ती है। उसके साथ में एयर ज्यादा सक कर लेता है, यानी हवा ज्यादा पहुंच जाती है। और ये जो हवा है वो उसमें जब चरण करती है तो एरोफेजिया हो जाती है और वही बच्चे में गैस और इन्फेंटाइल कॉलिक का कारण बनता है। तो इसलिए बोतल हर तरह से हानिकारक है और खतरनाक है। इसको पूरी तरह से डिस्कार्ड करना उचित। जी, और बहुत इंपॉर्टेंट आपने बात कही और ये सभी श्रोताओं को निश्चित तौर पर अमल में लाना चाहिए। डॉक्टर साहब, क्या डायरिया के दौरान दूध पिलाया जा सकता है? हाँ, माँ का दूध पिलाया जा सकता है। और अगर आप ऊपर का भी दूध दे रहे हैं, तो अगर ऊपर का दूध है, जैसे काउज मिल्क है, गाय का दूध है, तो हम उसको थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन करके बताते हैं। अच्छा। रिस्ट्रिक्शन करने का मतलब ये होता है, एक्चुअल में होता क्या है कि कई बार बच्चों में डायरिया में लैक्टोज इंटॉलरेंस पैदा हो जाती है। अच्छा। लैक्टोज इंटॉलरेंस वो घटना है जिसमें दूध की शुगर, जिसको हम लैक्टोज शुगर कहते हैं,
वो लैक्टोज शुगर से बच्चे को एक तरह से एलर्जी हो जाती है, वो उसको टॉलरेट नहीं कर पाता है। इसके कई कारण हैं, इसलिए लैक्टोज इंटॉलरेंस की स्थिति से बचने के लिए कई बार लैक्टोज इंटॉलरेंस अपने आप में भी डायरिया का कारण बन जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि ऊपर का दूध कम कर देना चाहिए, दूध के बजाय हम उसको मट्ठा, छाछ और दही खिलाएं तो वो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि दही के अंदर जो जीवाणु पनप जाते हैं जिनको हम लैक्टोबैसिलाई कहते हैं, वो गुड बैक्टीरिया हैं, अच्छे बैक्टीरिया हैं, तो वो जो है डायरिया में मदद करेंगे। डॉक्टर साहब, बहुत इंटरेस्टिंग टॉक आपसे हो रही है और ये पूरा कार्यक्रम डायरिया पर ही हो गया, तो ये भी जानना चाहेंगे कि क्या कोई इसकी वैक्सीन आती है या कुछ ऐसी दवा है? अब यहाँ पे आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। जब हम डायरिया से बचाव की बात करते हैं, पूरे उपचार की बात करते हैं, तो संक्षेप में हम थोड़ा सा पहले उपचार बता देते हैं। जहाँ तक डायरिया की बात है तो उसके उपचार में सबसे पहले तो ये है कि हमें डाइट पे ध्यान रखना है। अच्छा। तो सबसे पहली सलाह है डाइट की। तो डाइटरी एडवाइस बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें डाइट को हमें रोकना नहीं है, जो खाद्य पदार्थ कल्चरली एक्सेप्टेबल हैं, जो आप खाते हैं, उन्हीं भोजन को देते रहना चाहिए। ये तो डाइट का बात है। दूसरी चीज इंपॉर्टेंट है कि हमें जो है बच्चे को डाइट प्रॉपर दें, और डाइट प्रॉपर के साथ साथ हमें जब एक्यूट डायरिया हो रहा है तो एक्यूट डायरिया में कई बार हम ORS का घोल तो दे ही रहे हैं, तो ORS के घोल के देने के साथ साथ में अगर उसका बैक्टीरियल कारण है, अभी हमने जैसा कि डिस्कस किया था, तो फिर हमें उसमें एंटीबायोटिक भी देना पड़ता है। तो एंटीबायोटिक थेरेपी दी जाती है, मेडिकेशन। लेकिन दो चीजें अभी हाल ही में बहुत महत्वपूर्ण जोड़ी गई हैं। एक है जिंक। जिंक जो तत्व है वो माइक्रो न्यूट्रिएंट है हमारे शरीर के लिए। वो कई एंजाइम सिस्टम में बॉडी में एंटर करता है, और ये देखा गया है कि अगर डायरिया वाले बच्चे को जिंक दिया जाए तो उससे डायरिया जल्दी ठीक होता है। अच्छा। और जो गट में इन्फेक्शन होता है, जो आहार नली में इन्फेक्शन है, बेसिकली तो आहार नली में इन्फेक्शन हो रहा है डायरिया में, तो वो जो इन्फेक्शन है वो जल्दी से रिकवर कर जाता है। यानी जो हमारी म्यूकोजा है वो हेल्दी म्यूकोजा के बनाने में जिंक का बहुत बड़ा रोल है। इसीलिए WHO ने इसको रिकमेंड किया है कि डायरिया के सभी केसेस में 7 से 14 दिन तक के लिए जिंक दिया जाना चाहिए। दूसरी चीज, विटामिन ए की डोज भी जरूरी है। देखिए, डायरिया में इंपॉर्टेंट चीज ये है कि डायरिया और मेल न्यूट्रिशन, यानी डायरिया और कुपोषण, ये एक विशियस साइकिल है। तो जहां पर मेल न्यूट्रिशन, कुपोषण होगा, वहां पे डायरिया ज्यादा होगा, और डायरिया अगर फ्रिक्वेंटली होता रहेगा तो बच्चे को कुपोषण हो जाएगा। और इसको रोकने के लिए, उसकी इम्यूनिटी को, यानी कि उसकी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए विटामिन ए की बहुत बड़ी भूमिका है। इसलिए विटामिन ए को भी दिया जाना चाहिए। तो जिंक और विटामिन ए ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हैं जो मेडिकेशन का पार्ट हैं। और जो एंटीबायोटिक थेरेपी देते हैं हम लोग, एंटीबायोटिक देते हैं, वो बैक्टीरियल डायरिया के लिए ही देते हैं। वायरल डायरिया में इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है। अब यहाँ पर पैरासिटिक डिजीजेस की बात और थोड़ी सी बता दें, क्योंकि डायरिया का एक प्रमुख जो कारण है वो आपका पैरासिटिक डिजीज है। ये पैरासिटिक डिजीज का मतलब ये है कि जो बच्चे में जैसे पेट का दर्द है, उसका सबसे आम कारण है वो आपके वर्म्स हैं, यानी कि पेट के कीड़े हैं। इन्हीं कीड़ों को हम वर्म्स या हेलमिन्स बोलते हैं, इन्हीं को हम लोग पैरासाइट्स बोलते हैं। तो इसमें आपने पढ़ा होगा, राउंड वर्म्स होते हैं, पिन वर्म्स होते हैं, हुक वर्म्स होते हैं, टेप वर्म्स होते हैं। तो ये ऐसे वर्म्स हैं जो पेट के अंदर संक्रमण करते हैं और ये डायरिया पैदा करते हैं। तो हमें इसकी स्पेसिफिक दवाएं हमारे पास उपलब्ध हैं। और हम जब उपचार की बात कर रहे हैं और बचाव की बात कर रहे हैं, तो भारत सरकार ने डायरिया के बचाव के लिए कार्यक्रम चलाए हुए हैं। उनमें से एक बड़ा महत्वपूर्ण कार्यक्रम है कि अभी हाल ही में पूरे भारतवर्ष में हम लोगों ने एल्बेंडाजोल की डोज खिलाई है। नेशनल डिवॉर्मिंग डे, उसको हम लोग नेशनल डिवॉर्मिंग डे के से सेलिब्रेट करते हैं। और सरकार ने ये कहा है कि हर साल में 2 दिन, 10 फरवरी और 10 अगस्त को 6 महीने के अंतराल पर हर बच्चे को 1 साल से लेके और 14 साल तक के बच्चे को हमें 1 डोज एल्बेंडाजोल की 400 मिलीग्राम की 1 डोज खिलानी है, जिससे कि ये पैरासाइट को इरेडिकेट कर देता है। और ये एल्बेंडाजोल इतना प्रभावशाली दवा है कि ये लगभग जितने भी वर्म्स हैं, चाहे वो पिन वर्म्स हों, चाहे वो टेप वर्म्स हैं, चाहे वो हुक वर्म्स हैं, सभी पे कार्य करता है। तो ये एक भारत सरकार का कार्यक्रम है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम से जुड़ा हुआ है। अब जहां तक आपने वैक्सीन
वैक्सीन की प्रश्न पूछा है, तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि जहां तक डायरिया के बचाव की बात है, तो डायरिया से बचाव में अब उसी तरह से जैसे अन्य बीमारी का बचाव के लिए हम लोग वैक्सीन लगवाते हैं और बच्चों में पूरा जो है नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अंतर्गत टीकाकरण हो रहा है, तो उसी तरीके से हम ये बताना चाह रहे हैं सभी श्रोताओं को कि खास तौर से छोटे बच्चों में अभी हमने बात की थी कि जो वायरल डायरिया है उसका एक कारण रोटा वायरस है, और अब एक प्रभावशाली वैक्सीन रोटा वायरस के विरुद्ध बना ली गई है। और इस रोटा वायरस की जो वैक्सीन है उसको भारत सरकार ने हमारे नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल यानी कि हमारा जो राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम है उसमें समाहित कर दिया गया है। इसलिए आप सभी को यह सलाह दी जाती है कि जो 1 साल से छोटे बच्चे हैं उनको रोटा वायरस की डोज दी जाए। रोटा वायरस की ओरल वैक्सीन उपलब्ध है, यानी कि मुंह से पिलाने वाली डोज है, जिसको इंजेक्शन वाली नहीं है, जिसको 1.5 महीने पे, फिर 2.5 महीने पे और 3.5 महीने पे अगर 3 खुराक दे दी जाती हैं तो बच्चे का रोटा वायरस से पूरा बचाव हो जाता है और वो डायरिया से बचा रहेगा। इसी तरीके से विब्रियो कॉर्री यानी जिससे कोर्रा होता था, किसी जमाने में कोर्रा एक बड़ी भयंकर बीमारी थी, हालांकि अब उसकी घटनाएं कम देखी जाती हैं, लेकिन फिर भी जहां पर बड़े कांग्रीगेशन होते हैं वहां पर इसका भय बना रहता है कि वहां पर कहीं अचानक कोर्रा न फैल जाए। तो कोर्रा यानी कि हैजा, तो उसके विरुद्ध भी एक प्रभावशाली वैक्सीन है कोर्रा के खिलाफ, जो कि कोर्रा से बचाव कर सकती है। इसी तरीके से जो टाइफॉइड है, टाइफॉइड भी कभी कभी डायरिया का कारण बनता है, तो टाइफॉइड के विरुद्ध भी एक बहुत ही प्रभावशाली ओरल टाइफॉइड वैक्सीन बना ली गई है। ठीक है, इस समय जो है हमारे सरकारी तंत्र में तो नहीं है, लेकिन प्राइवेट में डॉक्टर्स इसको देते हैं। तो ये इसका जो है वैक्सीन वाला पार्ट है। डॉक्टर साहब, बहुत एक लंबी चर्चा हुई, अब समय क्योंकि इजाजत नहीं दे रहा है, फिर भी आपसे 2 प्रश्न पूछेंगे। एक तो होली का त्योहार शुरू होने वाला है, हाँ जी, तो ये बताइए कि हमारे जो पेरेंट्स हैं, बच्चों को तो क्या संदेश दिया जाएगा, जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को बचाएं, क्योंकि खान पान में बहुत मिलावट भी है, तो वो क्या करें जिससे उनके बच्चों को पेट संबंधी कोई दिक्कत इन त्योहारों में ना हो और वो बहुत ही इंजॉय कर सके। हाँ, आपने बहुत ही समसामयिक प्रश्न पूछा है। तो देखिए, जो डायरिया के बचाव के लिए और पेट में दर्द की वजह से और पेट जनित जो बीमारियां हैं उनसे बचाव के लिए हम लोग हमेशा ये कहते हैं कि स्वच्छता बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज जो हर परिवार को सिखानी है वो है हैंड हाइजीन, यानी कि हाथों की स्वच्छता। तो हर परिवार और बच्चों को ये सिखाना है कि खाना खाने के पहले और खाना खाने के बाद में साबुन से प्रॉपर तरीके से हाथ धुलें, क्योंकि ज्यादातर जो संक्रमण होता है वो नाखून और त्वचा के बीच में जो स्पेस होता है वहीं पे बैक्टीरिया चिपक जाता है और वही जो है संक्रमण का कारण बनता है। तो इसलिए हाथों की स्वच्छता बहुत जरूरी है। तो ओवरऑल पर्सनल हाइजीन की बात की जा रही है। और दूसरी चीज ये है कि खान पान में अशुद्धि बहुत ज्यादा बढ़ गई है, कंटामिनेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो हम लोग यही सलाह देते हैं कि होममेड प्रिपरेशन पर ही भरोसा किया जाए। बाजार की चीजें जो व्यावसायिक प्रोडक्ट्स हैं, उन व्यावसायिक प्रोडक्ट्स में यूजुअली कंटामिनेशन है, तो उससे बचने की कोशिश की जाए और जो खाने वाले पदार्थ हैं वो घर में ही बनाए जाए और साफ सफाई का, स्वच्छता का पूरा ध्यान रखा जाए। डॉक्टर साहब, बस एक जिज्ञासा है कि ओवरऑल स्वास्थ्य का डायरिया के बचाव में कितना बड़ा योगदान है। जैसे कि आपने अभी चर्चा के दौरान कुपोषण की भी बात करी, माल न्यूट्रिशन की भी बात करी, तो अगर इम्यूनिटी अच्छी है, स्वास्थ्य अच्छा है, पोषण बच्चे को अच्छा मिल रहा है, बाजारू चीज नहीं खा रहा है, ओबेसिटी डे भी हमने बनाया है, तली भुनी चीज नहीं खा रहा है, पिज्जा बर्गर नहीं खा रहा है, एक तरह से अगर उसको देखा जाए तो एक बहुत गंभीर बीमारी है और इसके बहुत कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। तो पोषण और इसके लाइफ स्टाइल का क्या संबंध है? देखिए, इसमें भी बात वही आ जाती है कि डायरिया का सीधा संबंध जीवन में जो आते हैं, जीवन शैली है, उससे जुड़ा हुआ है। एक तो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि जैसा आपने बताया कि शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाए रखने के लिए ये आवश्यक है कि बच्चे को पोषक तत्वों से भरपूर आहार दिया जाए। इसीलिए हम लोग बच्चों में रिकमेंड कर रहे हैं कि बच्चों को ज्यादातर ग्रीन
ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स दी जाएं, फ्रूट्स दिए जाएं, फल दिए जाएं, उनको जो है नट्स दिए जाएं, सीड्स खिलाए जाएं, और जो मोटा अनाज है कोर्स ग्रेन्स उस पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। मैदा से बने हुए जो पदार्थ हैं उनको कम किया जाए, और खास तौर से अभी आपने जिक्र किया कि जो पैकेज्ड फूड हैं, टिन फूड हैं और जो जंक फूड हैं उनको निश्चित रूप से अवॉइड किया जाए, क्योंकि जंक फूड से कैलोरी तो मिल जाती है लेकिन पूरा पोषण जो प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स की जरूरत है वो नहीं मिल पाती है। इसलिए इस तरह के भोज्य पदार्थों को अवॉइड किया जाए। इसी तरीके से अगर बच्चा डेली एक्सरसाइज कर रहा है तो एक्सरसाइज वो भी जीवन शैली का पार्ट है, तो एक्सरसाइज वाले बच्चे में एक्सेसिव फैट नहीं होगा, ओबेसिटी की प्रॉब्लम नहीं होगी और उसकी प्रतिरोधक क्षमता बेहतर बनी रहेगी, उसका वेट भी कंट्रोल में रहेगा। तो इस तरह से जीवन शैली का सीधा इम्पैक्ट पड़ता है। जी डॉक्टर साहब, अपने जीवन शैली को खतरनाक बीमारी से है तो बहुत सामान्य बीमारी, पर उसको हम अपनी अनभिज्ञता से और लापरवाही से बहुत ही गंभीर बना देते हैं, और बच्चों के केस में ये एक लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज बन सकती है, और उसका अगर समय पर इलाज नहीं किया गया तो हमारे जो और ऑर्गन्स हैं, आपने किडनी की बात कही थी, तो उस पर तक असर हो सकता है। एक बहुत अच्छी चर्चा है और मुझे लगता है कि हमारे श्रोताओं को इसके कई डायमेंशंस पर जो है जानकारी मिली होगी और वो अपने इसको जीवन में अपनाएंगे और अपने जो प्यारे बच्चे हैं, नन्हे मुन्ने हैं, उनका स्वास्थ्य जो है उसको वो संरक्षित करेंगे, सुरक्षित करेंगे। डॉक्टर साहब, आप आकाशवाणी के स्टूडियो आए, अपने व्यस्ततम कार्यक्रम में से हमें भी समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।